कर ली थी उदान वायु और समान वायु, राइट। 41 में हम क्या कर रहे हैं कि श्रोत आकाशयो संबंध संयमा दिव्य श्रोत्रम, ठीक है। अब यहाँ पर श्रोत और आकाश, श्रोत का मतलब शब्द होता है ना जिसको सुना जाता है, उसमें और आकाश में संबंध क्या है, इसका संयम करने से हमें क्या हो जाता है, दिव्य श्रोत्र, दिव्य श्रवण हमें सुनाई पड़ते हैं, दिव्य शब्द हमें सुनाई पड़ते हैं। और दिव्य शब्द किसके होते हैं, जो हम आम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हमारे आसपास में कितने कहाँ से किस दूरी से कौन सी आवाज आ रही है, तो उससे अलग हटके जितना हम गहराई में जाएंगे वो दिव्य श्रवण हो जाते हैं हमारे। जैसे कि कोई देवता है, वो किस तरह की आवाज कर रहे हैं या किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, साधु हैं या तपस्वी हैं, या कोई भी जो विचरण कर रहा था ना धो लोक और पृथ्वी लोक के बीच में जो लोग विचरण करते हैं, साधु संत, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट कह रहे हैं कि काय आकाशयो, काय और आकाश मतलब शरीर और आकाश के बीच में जो संबंध है, उस पर जब हम संयम करते हैं तो क्या फल मिलता है, क्या चीज की प्राप्ति हो जाती है, आकाश गमन की हमें फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारा शरीर जो है ना, काय के ऊपर संयम किया तो शरीर क्या हो गया, लघु, लघु मीन्स सूक्ष्म हो गया, अत्यंत सूक्ष्म हो गया। और उसके बाद तूल, तूल मतलब तिनके के समान हल्का हो गया, समापत्ति, यानी कि वो इतना हमारा जो अनंत उसमें आकाश में विचरण करने लगता है कि बहुत ही हल्का और तिनके के समान ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 43वें में था कि बहिर अकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा तत्प्रकाश आवरण क्षय, यानी कि फिर जो हम कल्पिता वृत्ति होती है हमारी, कल्पना करने वाली, क्योंकि जो शरीर से बाहर हमारा ये जो कीवर्ड है यहाँ पर ये आता है महाविदेहा, यानी कि महाविदेहा मतलब विदेहा क्या होता है कि शरीर से जो बाहर है वो विदेहा हो गया है ना, विदेहा देह शरीर से बाहर, और महाविदेहा मतलब कि जब हमने विदेहा देह के बाहर हमने कल्पना करी थी किसी भी ऑब्जेक्ट की चित्त लगाने के लिए, उसके बाद जब उसका इतना अभ्यास हो जाता है कि बिना कल्पना किए ही हम चित्त को वहां पर लगा सकते हैं, अकल्पिता, अब हमें कल्पना भी नहीं करनी पड़ रही है, तुरंत हमारा चित्त बाहर ठहर जाता है, जो चित्त की वृत्ति है बाहर ठहर जाती है। उससे होता क्या है, ततः उससे क्या होता है, प्रकाश आवरण क्षय, जो प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ था उसका क्षय हो जाता है, ठीक है। अब 44 में क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर भूतजय, इसका कीवर्ड क्या है, भूतजय। भूतजय मीन्स जो हमारे पंचभूत होते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये सब पंचभूत हैं। इन भूतों की पांचों के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन भूतों के स्थूल रूप जो है उसका, और उसका स्वरूप है, उसका सूक्ष्म रूप है, उसका अन्वय और अर्थवत्व, इन सब में अगर हम संयम कर लेते हैं तो हम सभी भूतों को जय कर लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी को जय कर लिया, जल को जय कर लिया, वायु को जय कर लिया, अग्नि को जय कर लिया, आकाश को जय कर लिया, ठीक है। अब इसमें अलग अलग शब्दों के अर्थ भी ये था कि स्थूल रूप क्या होता है उसका, इन पंच महाभूतों का। अब इसमें अलग अलग हम देखेंगे, तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसका स्थूल रूप क्या हुआ, जो ठोस है, जो इसका ठोसत्व है वो इसका स्थूल रूप हो गया। और उसके बाद जल है, जल का क्या हो गया, जैसे आर्द्रता हो गया, वो इसका स्थूल रूप हो गया। जो चीज हम देख रहे हैं, मतलब ये स्वरूप में आएगा, ये सब चीजें स्थूल तो आप देख ही रहे हो ना उन चीजों को, तो स्वरूप में क्या आएगा, जो पृथ्वी का ठोसपन है और जो जल का आर्द्रता है, इसी तरह से हम वायु का कह देते हैं, इसी तरह मैम से हम, आर्द्रता मीन्स तरलता। हाँ गीलापन जो होता है, आर्द्र गीलापन ना उसका, समझ गए, जैसे दूध है जी या मैम। जो भी द्रव्य है ना, जी जो मैम। चीज होती है, तो गीलेपन से ही तो द्रव्य कहलाता है ना उसका, है कि नहीं। यस मैम। हाँ, तो ये चीजें हो गई। और हम वायु का क्या करेंगे, वायु का कैसे होता है, हम्म, वायु का वायु का होता मैम है किसी चीज को संकर्षण, उड़ाना, संकर्षण है। भारीपन हो गया है ना, वो चीजें हो गई। और आकाश का क्या कहते हैं, शून्यता हो गया,
है ना। अग्नि का क्या हो गया, उसकी जो ज्वलनशीलता है वो चीज हो गई है अग्नि का। इस तरीके से हमारे ये स्वरूप आ जाते हैं, ठीक है, स्वरूप आ जाते हैं उसमें। स्थूल आपका हो गया जो डायरेक्ट आपको चीज दिखाई दे रही है पांचों। स्वरूप आ गया कि उसका जो अंदर का जो रूप है, किस तरीके से वो दिख रहा है, उसको क्या क्या कहते हैं। और सूक्ष्म क्या होता है, उसकी तन्मात्राएं हो गई, जैसे पृथ्वी का गंध हो गया, है ना। इस तरीके से सारी तन्मात्राएं जो है वो सूक्ष्म उसमें आ जाती हैं। और अन्वय, अन्वय क्या होता है, किसी चीज का अनुगमन करना, उसके पीछे पीछे चलना। और ये चीज होती किसमें है, ये गुणों में होती है। यानी कि पृथ्वी का जो गुण है, अब उससे जो चीज निर्मित होगी तो वो चीज उसी के अनुरूप ढलती जाएगी, है ना। गुण का मतलब जो, चाहे वो गुण दृश्य अवस्था में है चाहे अदृश्य अवस्था में है, लेकिन लेकिन क्या होता है, वो उस गुणों के अकॉर्डिंग, जैसे बताया था ना, गुण कौन से हैं अपने, सत्व रज तम, ये तीनों गुण है ना। तो सत्व गुण बढ़ेगा तो रज और तम अपने आप कम होगा, अगर रज गुण बढ़ेगा तो सत्व गुण या तमोगुण अपने आप घटेगा। कोई भी गुण अगर बढ़ता है तो उसका अनुगमन करने लगता है, अन्वय करने लगता है। अर्थवत्व, अर्थवत्व का मतलब इनका अर्थ क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। इन पांचों तत्वों का जो है ना अर्थ क्या चीज है, क्यों है, किस लिए होते हैं, ये किस लिए मिले हैं, कोई बताएगा हमें किस लिए मिले हैं। भोग कराने के लिए, अपवर्ग कराने के लिए, ठीक है ना। अब डिटेल में उस दिन समझा दिया था, ठीक है। तो ये भूत जय हो गए। भूत जय के लिए आपको ये पांचों चीजें का सीक्वेंस आपको देखना है कि क्या क्या है। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, और इनके अंदर संयम करने से भूत जय की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। अब 45 में क्या कह रहे हैं कि ततो, तब, क्योंकि भूत जय किया इन्होंने, देखिए, तब अणिमा आदि प्रादुर्भाव, जो अणिमा आदि का मतलब क्या हुआ, अष्ट सिद्धि, जो है ना, जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं उनकी बात करें यहाँ पर, प्रादुर्भाव आ जाती हैं। काय संपत तद ध्रम अनभिघातश्च, उससे एक तो अणिमा की सिद्धि हो गई, एक बात। दूसरी बात हो गई, काय संपत उसको मिल गया। और धर्म जो इसके थे, किसके, भूत जय के, क्योंकि हम भूत जय के बाद ये सब चीजें कर रहे हैं ना। तो भूत जय के जो जो धर्म है, जैसे मिट्टी का है, मिट्टी के अंदर कोई भी चीज होती है तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, गल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो वो मिट्टी उसका, उसको मतलब उसके आड़े नहीं आ सकती, ठीक है ना। उसको रुकावट नहीं, बाधा नहीं डाल सकती है, उसके कारण उसको कोई हानि नहीं हो सकती है। जल है तो जल के अंदर वो कभी डूब नहीं सकता है, ठीक है। जल के कारण उसको कभी बाधा नहीं आएगी। इसी तरह से वायु है, अग्नि है और आकाश है, ठीक है। 46 में क्या कह रहे थे कि रूप लावण्य बल वज्र सहनन त्वानी काय संपदा। अब काय संपत के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, काय संपत आया था ना, ये वाला ऊपर, काय संपत भी मिलता है, अणिमा आदि सिद्धियां भी मिलती हैं। तो काय संपत के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है। एक आध ऑप्शन और ऐड करके पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से सही है कौन से नहीं। तो रूप लावण्य, बल, वज्र और सहनन, ये 5 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, काय संपत के अंतर्गत, ठीक है। ये डिस्कस हो चुका था, इसके मीनिंग्स वगैरह। आज हम करेंगे 47 में से, ग्रहण मैम स्वरूप मैम अस्मिता। थोड़ा मैम थोड़ा सा बता दीजिए इसमें 46 वाले में, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू। 46 वाले में देखिए, जी मैम। रूप लावण्य बल वज्र सहनन। अब इसमें रूप का मतलब क्या होता है, रूप का मतलब जो हमारी काया है ना, काया की बात कर रहे हैं। काया में रूप का मतलब होता है कि उसका आकार प्रकार कैसा है, किसी भी काया का, शरीर का, है ना। सुंदर है, कुरूप है, ऐसा वैसा जो आकार प्रकार है वो चीज हो गई। लावण्य क्या चीज होता है, लावण्य मतलब उसकी जो चमक है शरीर में, मतलब रौनक है कि नहीं है, होता है ना यार। क्रांति हष्ट पुष्ट तो क्रांति। दिख रहा है लेकिन है ना, चेहरे पे रौनक नहीं है, ऐसा होता है ना। तो वो चमक हो गई। और बल का मतलब बल ही होता है। और वज्र का मतलब जैसे कि बहुत मजबूत, जैसे एक वज्र इंद्र का था ना एक हथियार, तो उस तरीके से मजबूत चीज को हम कहेंगे मजबूत है। इस शरीर की बात करें सब। और सहनन यानी कि वो दृढ़ भी है,
ठीक है ना, उसमें सहन शक्ति भी है। ठीक है, तो वो चीजें हो गई। तो ये सारे के सारे जो गुण हैं वो काय संपत्त के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों को आपको ध्यान देके देखना है कि इसमें, और सीक्वेंस से देख लोगे ना, रट लोगे, सीक्वेंस से याद कर लोगे, तो फिर आप भूलोगे नहीं। कोई भी ऑप्शन अगर बीच में ऐड कर देंगे तो आपको याद रहेगा वो ऑप्शन। चलिए, अब बढ़े आगे रुचि जी। मैम त्वानी का क्या मतलब होता है? संघनन त्वानी। ये ना संस्कृत के टर्म्स है। ये हम्म। सब इसमें आते हैं ना, जैसे हिंदी में हम का, की, के लिए, है ना, हम्म। जी के मैम। साथ, या उसके लिए, मतलब इस तरह के जो शब्दों को कंप्लीट करते हैं, कनेक्टिंग किसी वर्ड। लाइन को कंप्लीट करते हैं। जी मैम। ठीक है ना, वो त्वानी है ये। इसमें आपका वैसा कुछ नहीं है, मेन मेन इनके आपको बता दिए हैं। ठीक है, 47 में अब आप खुद ही देखेंगे कि ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रियज। अब इसमें आप डिफरेंस देखना, क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं देखोगे आपको पता नहीं लगेगा। 44 में और 47, 44 एंड 47 में क्या डिफरेंस है? एक बार मुझे आप में से रिप्लाई चाहिए, कोई भी रिप्लाई कर दें। किसका मैम? 44 सूत्र एंड 47, मैम इसमें भूत जय की बात हो रही है और इसमें इंद्रियों की बात हो रही है। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? सिमिलर। आपको 44 दिखा दिया है और इसके बाद 47 दिखा दिया है। मैम इसमें 44 वाले में स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं पर, जब हम स्थूल वस्तुओं पर ध्यान करेंगे तो सूक्ष्म वस्तुएं ध्यान उस पर लगेगा भूत जय होने से। वेरी नाइस रुचि जी, बहुत ही बढ़िया। यही मैं डिफरेंस सुनना चाह रही थी असल में, कि यहाँ पर भूत होते हैं ना, तो भूत का मतलब जो जी चीजें मैम। हमें आंखों से दिख रही हैं, एकदम से डायरेक्ट जो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्थूल हो गया, है ना। और स्थूल है, तो यहां पर देखिए स्थूल आया हुआ है, स्वरूप है, सूक्ष्म है, बाकी आगे ये दोनों सेम है। सिर्फ यहीं पर आपको डिफरेंस दिखेगा, ग्रहण और अस्मिता। ठीक है, स्वरूप सेम है, अन्वय सेम है, अर्थवत्व सेम है। यहाँ पर संयमात सेम है और वहां पर भूतजय है और यहाँ पर इंद्रियजय है। ठीक है, आपके कितने शब्दों में डिफरेंस हुआ? ग्रहण, अस्मिता और इंद्रियजय। बाकी सारा का सारा सेम है। इट मीन्स ये क्या हुआ? ग्रहण, ग्रहण मतलब हम किस चीज को ग्रहण करते हैं? विषयों को ग्रहण करते हैं ना। आंख ने देखा किसी चीज को, उसके बाद देखा, लेकिन उसने ग्रहण किया कि वो आकार प्रकार कैसा है, तो वो सूक्ष्म अवस्था में हुआ ना वो, तो ग्रहण करना। इसके बाद अस्मिता है, अस्मिता आपको खुद ही पता है कि ये तो वैसे ही सूक्ष्म है। ठीक है, और इंद्रिय जय, इससे हम इंद्रियों को जय कर लेते हैं। तो यहां पर हमने भूतों को जय किया था, यहां इंद्रियों को जय कर रहे हैं, तो ग्रहण स्वरूप अस्मिता। तो क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों का कार्य क्या है? ग्रहण करना। सबसे पहला जो शब्द है ग्रहण, मीन्स इंद्रियों का जो हमारा कार्य ही ग्रहण करना होता है, किसी भी विषय की, विषय वस्तु को, उसकी चीज को, आकार प्रकार को, उसको हम ग्रहण कहते हैं। स्वरूप, स्वरूप का मतलब हो गया कि उसका जो स्वरूप जो ग्रहण किया, क्या चीज ग्रहण की? रूप रस गंध, तन्मात्राएं ग्रहण करी ना उसने, उसका स्वरूप वो ग्रहण किया। और अस्मिता क्या होता है? कि इंद्रियों की जो अस्मिता है वो किस प्रकार की होती है? दशा मतलब किस रूप में होती है वो? अस्मिता का मतलब अहंकार से हम लेते हैं, हमेशा से सूक्ष्म अहंकार जिसको बोलते हैं। तो जो भी चीज हम देखते हैं, मान लीजिए आंख ने किसी विषय को देखा, उसको सुंदर लगा, रूप, उसको रूप बोलेंगे ना तन्मात्राओं के रूप में, तो रूप उसको देखा, तो हम क्या कहेंगे कि मैंने उसको देखा। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, आंख ने देखा मतलब मेरी आंख ने देखा, मतलब मैंने देखा, म, इसमें जो म शब्द है, मैं, वो म शब्द जो होता है ना, वो होता है अस्मिता। जैसे मैं ये देख रहा हूं, वास्तव में आंख के पीछे म छुपा रहता है। ठीक है,
और अन्वय क्या होता है? सेम वही चीजें हैं, अन्वय का मतलब वही। मैम ये यहाँ पर मैं जो है वो पॉजिटिव उसमें है ना, वे में कि मैं नहीं, पॉजिटिव इसमें नेगेटिव की अहंकार। बात नहीं है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं है, आप देखने को कुछ भी देख सकते हो। यस मैम, वैसे मैं का अर्थ तो अहंकार से लिया जाता है ना, मैं की भावना। हाँ, अहंकार मीन्स जैसे कि अभी मैं ये बता रही हूँ, ये तो नहीं कह रही हूँ कि मेरी जुबान, मेरी यहाँ पर भी मेरी आ जाता है ना, माँ, मेरा, मेरी, हम्म, जो भी चीज हम यूज करते हैं ना, मेरी अपनी साइड से जो मैं यूज करूंगी, तो वो अस्मिता है कि माँ का भाव आ गया कि मैं कर रहा हूं। ये नहीं कहेगा कि ये पेन जो है यहाँ पे चल रहा है और ये पेन आपको बता रहा है। ये होता है ना। अब रुचि जी पूछ रही हैं, तो आप ये कहोगे कि मैंने ये, मेरे को ये समझ नहीं आया, मेरे को। और समझना किसका काम है? आपको पहले सुनना है, फिर दिमाग में जाएगा, अगर साइंटिफिकली देखोगे तो, है ना। तो उससे जो मेरे को समझ नहीं आया, मेरे से क्या मतलब है आपका? मेरे से मतलब आपकी जो आत्मा है, जो चीज इन सबके पीछे है, आपका जो पुरुष तत्व है, जो इन चीजों को इनडायरेक्टली आपसे समझ रहा है। आंखों से देख करके आप यहाँ पर स्लाइड्स में देख रहे हो, तो आंखों से देख रहे हो, लेकिन समझ आप रहे हो, सिर्फ देखना ही तो नहीं है ना। यस मैम। हम्म। तो अस्मिता वहां हो गया। अन्वय, अन्वय का मतलब क्या होता है? वही चीज है, सेम चीज है जो पीछे वाले अन्वय का था। यानी कि प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं, चाहे वो कारण रूप में हो, चाहे कार्य के रूप में हो। कार्य और कारण का जो सिद्धांत है ना अपना सांख्य दर्शन में, तो जो किसी भी रूप में हो, चाहे व्यक्त रूप में हो, चाहे अव्यक्त रूप में हो, यानी कि चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो, कोई भी चीज हो, प्रकृति पर्यंत, यानी कि जब दिखाई दे रही है तो वो हो गई एकदम स्थूल अवस्था में, और प्रकृति पर्यंत मतलब बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था में भी प्रकृति जब जाती है, तब भी सत्व रजतम तो तीनों रहते हैं ना उसमें। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सब रहते हैं, लेकिन जी वह मैम। इतनी सी बात है कि वो जब साम्य अवस्था में रहते हैं, और जब भी उसके अंदर विकार आना शुरू होता है, तब वो ऐसे बढ़ते रहते हैं। सत्व बढ़ेगा तो ये चीज कम हो जाएगी, ये बढ़ेगा तो वो चीज कम हो जाएगी, है ना। ऐसा होता है ना। तो वही यस चीजें मैम। यहां पर कह रहे हैं, अन्वय करता रहता है, हमेशा हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। प्रकाश, क्रिया, स्थिति सब के अंदर व्याप्त है, और यही अवस्था जो है वो अन्वय कहलाती है। अर्थवत्व क्या है? अर्थवत्व भी सेम चीज है कि आखिर इस इंद्रियों का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है इसका, ये हमें क्यों मिली है, इनका प्रयोजन किसके लिए है? भोग करने के लिए है, मोक्ष करने के लिए है, दोनों ही इसके प्रयोजन होते हैं। यानी कि जब बाहर, इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं तो भोग कहलाता है, और वही इंद्रियां जब अपने आप को देखती हैं तो वो अपवर्ग कहला देता है ना। वही इसका अर्थ हो गया इंद्रियों मैम का। इन पर जब हम संयम करेंगे तो इंद्रिय जय कहला देंगे। अब इसका फल देख लेते हैं, इंद्रिय जय का फल क्या, भूत जय का फल क्या था, बताइए जरा, धर्मेंद्र जी। मैम उसमें अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जी मैम। हाँ, बताइए भूत जय का फल क्या था? मैम अनिवार्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है मैम। और क्या था? ये तो रुचि जी ने बता ही दिया था। जी मैम, यही था। बस यही था। परवीन जी। मैम काय संपत्ति। यस, काय संपत्ति। जगे रहा करो भाई, सोने का टाइम नहीं हुआ है अभी। दो चीजें आपको बताई थी ना, गिन करके, पॉइंट डाल करके भी बताया था कि एक ये वाला होता है, दूसरा ये वाला होता है। देखा नहीं? अणिमा आदि 1 नंबर, काय संपत 2 नंबर, और धर्म भी उसको अभिघात नहीं करते हैं। ठीक है, 3 चीजें बताई हैं वैसे, लेकिन आप मुख्य मुख्य रूप से 2 चीजें तो याद कर सकते हो। हम्म। चलिए, अब इंद्रिय जय का क्या हमें फल मिलता है? ततो, उससे, मनोजवित्वम, विकिरण भाव, प्रधान जयश्च। च को हम यहां लगा सकते हैं हिंदी में जब उसको कन्वर्ट करेंगे तब, हिंदी की लैंग्वेज में। तो क्या है कि जो उससे क्या हो जाता है? मन
और इंद्रिय जैसे योगी को मनोजवित्तम, मनोजवित्वम एक, उसके बाद विकिरण भाव दो, और प्रधान जैसे तीन प्रकार की चीजें उसको मिल जाती हैं। मनोजवित्वम क्या होता है आप देखिए, मनोजवित्वम होता है कि मन जवित्व, मन जो है वो जवित्व, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। तो जब मन फुर्तीला हो जाता है, चुस्त हो जाता है, तेज भागता है, जैसे जैसे मन को जैसे चला सकते हैं हम, कहते हैं ना कि सबसे तेज गति किसकी होती है, वो मन की होती है। तो जिस तरीके से मन भागता है उसी प्रकार से हम अपने शरीर को भी तेज भगा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मनोजवित्वम, मनोज की तरह से इतना चंचल हो जाता है, इतना फुर्तीला हो जाता है कि हम मन की तरह से उड़ सकते हैं तेज। दूसरा इसका लाभ क्या बताया, विकिरण भाव। विकिरण भाव मतलब शरीर के बिना भी, विकिरण क्या होता है, जो मान लीजिए ना, जैसे हम माइक्रोवेव में कोई चीज गर्म करते हैं तो उसकी किरणें अंदर ही अंदर विकिरण होती है ना, तो जो उसको वेव्स होती हैं, जो तो वेव्स हम कह सकते हैं यहाँ पे विकिरण भाव। तो उस तरीके से कह रहे हैं कि जब शरीर के बिना भी आपकी इंद्रियां दूर देश में, दूर स्थान पर जाना चाहें तो वो जा सकती हैं, बिना शरीर के भी वो सब चीजें कर सकती हैं, और जो वहां पर फीलिंग एक्चुअल में होती है ना, वही फीलिंग लेकर वापस आ सकती है। शरीर आपका यही है, लेकिन आपने विकिरण भाव से उस जगह पर जाकर उस माहौल को फील किया, उस सिचुएशन को फील किया, तो वो सारी इंद्रियां दूसरे देशों में जाकर के उन चीजों को अनुभव कर सकती हैं। ठीक है, तो उसको विकिरण भाव बोल देते हैं। अब आ गया है प्रधान जयश्च। मैम विकिरण भाव का मतलब ध्यान से ले सकते हैं, मतलब मेडिटेशन टाइप जब हम फील नहीं, करते हैं तो मेडिटेशन इसका शाब्दिक मीनिंग नहीं जाता है। विकिरण मतलब वही होता है, वेव्स जैसे होती है ना, तो जिस तरीके से देखो ना, माइक्रोवेव में आपने एक बाउल रखा कुछ भी चीज गर्म करने के लिए या बनाने के लिए, आपको आग जलती हुई तो दिखाई नहीं देती है, यानी कि वो लिटरली आग नहीं है, नहीं है ना, वो विकिरण हो गया उसका। या फिर हम कहेंगे कि एक कमरा है और कमरे में स्विच एक तरफ लगा हुआ है, और उस स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। या फिर ये तो चलो अंदर अंदर तार भी होते हैं जो कि उसको कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप मोबाइल से भी इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, बंद कर सकते हो ना। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके घरों में सब चीजें होती हैं, एडवांस लाइक है ना। क्या मैम? एडवांस चीजें जैसे बोल के बिना तार के भी जैसे हाँ, एडवांस चीजें बिना होती है तार के, बोल देते हैं। यस, बिना तार के भी आप उन चीजों को यूज कर सकते हो। एलेक्सा आती है मैम आजकल, वो भी कर देती है जब तो बोलते हैं तो उसको। मतलब उसमें फिजिकली तो रहने की जरूरत नहीं हुई ना, वो उसका विकिरण भाव हुआ। रिमोट है जैसे, तो रिमोट से आप टीवी चला रहे हो, उसको बंद कर रहे हो, तो वो भी तो उसकी विकिरण हुई ना। अगर आप उसके साइड में जो लाल बटन होता है, एक बार अगर आप उसके सामने हाथ लगा दो तो फिर वो नहीं चल पाएगा ना, तो वो विकिरण ही तो है एक तरह से, वो रेज फेंक रही हैं, रेज कहेंगे उसको, है ना। तो उस तरीके के भाव जो होते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जब हम पूरी तरह से सिद्धहस्त हो जाते हैं उसमें अभ्यास के द्वारा, तो हम उन इंद्रियों को इतना आगे फेंक सकते हैं दूर देश में या कहीं भी किसी दूसरे स्थान में, कि वो पूरा वहां का माहौल फील करके वापस आ सकती हैं। ये बहुत ऊंची बात है, हमें सिर्फ कहानी इसलिए लग रही है कि हम बहुत ही धरातल पे हैं अभी। इसके बाद प्रधान जयश्च, च च अब यहाँ पर आ जाता है क्योंकि और तीसरा कारण है ना, पहले दूसरे में तो पहले के बाद कॉमा लग गया, दूसरे के बाद फिर और लग गया, एक ये और प्रधान जयश्च। प्रधान जयश्च का मतलब, प्रधान का मतलब आपको सबको पता है, किसको बोला जाता है प्रधान? प्रधान तो मैम गांव में होती हैं। जो करते हैं कौशल्या जी, किसको बता रहे थे आप? पंचमहाभूत। आकाश। जी हाँ, मतलब प्रधान प्रपंच भैया, प्रकृति में।
हाँ, अब आया लाइन पे, प्रकृति। प्रकृति प्रधान मैम। का मतलब प्रकृति, प्रधान जय। और इसको प्रधान क्यों बोला? क्योंकि इसके जो जो जितने विकार थे ना, ये सारे के सारे 24 तत्व, ये सारे के सारे विलीन होने लगते हैं ना, तभी तो ये जो योगी है वो मन को जीतता है, विकिरण भाव पैदा करता है। और प्रधान मतलब ओरिजिनल, मूल प्रकृति, उसको जीत लेता है। और जाहिर सी बात है, जीतते जीतते, सभी चीजों को जीतते जीतते आए ना। स्थूल को तो उसने पहले जीत लिया, अब यहां तक इसने सूक्ष्म को भी जीत लिया, इंद्रिय जय है ना, सूक्ष्म को भी जीत लिया। मन की तरह से, जो मन क्या होता है, पंच इसमें आता था ना अपना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो बुद्धि थी, जो पहला विकार था, अंतःकरण था ना। महतत्व। हाँ, महत तत्व है, तो वो अंतःकरण का पार्ट है ना। तो महत तत्व यहाँ पर मनोज वित्वम, जब मन को ही जीत लिया, तो उसके आगे क्या है? ये प्रधान जय तो हो गया, कि इसने इन सब चीजों को जीतते जीतते वो प्रधान की तरफ आ गया, यानी कि एकदम साम्य अवस्था में जब प्रकृति रहती है, यानी कि प्रकृति के उसने सभी के सभी पार्ट्स को जीत लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है, उसके अंदर उसकी कंट्रोल हो गया है, मन की तरह गति हो गई, बिना शरीर के विषयों का अनुभव हो गया, और प्रकृति पर अधिकार हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है क्या? यस मैम, आगे बढ़िए। हम्म जैसे जो सबसे सूक्ष्म चीज होती है वो क्या होती है? परमाणु ना, परमाणु बोलते हैं ना सबसे सूक्ष्म चीज को, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, परम अणु, है ना। और उसको आम आदमी देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है, लेकिन मैम योगी उसको देख सकता योग से देख सकते हैं, जब अनिमा आदि सिद्धियां पा सकते हैं तो उसे देख सकते है। चलिए, आपको प्रधान की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई धर्मेंद्र जी? हैं। हो गई मैम, मूल प्रकृति को बोलते हैं जिसमें सत्य रज तम तीनों गुण होते हैं। अगली बार पूछूंगी तो याद रहेगा। जी मैम, अगले जन्म तक याद रखूंगा मैम जी। ठीक है, तो 41 सूत्र सुना सकते हो आप समाधिपाद का? वो तो मैम दोबारा वो जन्म आज भी नहीं सुना पाएंगे धर्मेंद्र जी। हाँ, बताओ बताओ धर्मेंद्र जी। जी मैम, ग्रहता ग्रहण ग्रहेसु समापत्ति। बस इतना ही याद है, 4 अक्षर। मैम सुना दूंगा इस अध्याय के साथ, मैं थोड़ा तो मैम सुना अभी दीजिए ना। सुनाऊं मैम, फिर सुनाना हाँ, पड़ेगा। सुनाइए। फर्स्ट चैप्टर का ही है मैम, वो तो बहुत इतनी आसान देर है। में आप बुक खोल रहे हो, जितनी देर मेरे को बातों में लगा रहे 40 हो। नहीं 40 मिलते भी जा श्लोक है। सकते मन रहता ग्रहण ग्रहेसु तथे सतंथा बंधु समापत्ति। सही है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 49, इसमें क्या कह रहे हैं कि सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करके बोला है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। सत्व पुरुष है, अब यहां पर सत्व और पुरुष 2 शब्द हैं। अब यहां पुरुष है तो सत्व क्या होगा? अभी इतनी तो आपको समझ आ गई होगी ना, हमने समाधि प्रकृति। भी किया है, साधन भी किया है, और विभूति भी करीब करीब हो गया है। अगर ये पुरुष है तो ये सत्व का मतलब क्या होगा? प्रकृति। हाँ, प्रकृति है, लेकिन प्रकृति। प्रकृति के अंदर इसको क्या कहेंगे हम? बुद्धि। मैम सत्व का मतलब प्रकाश, जो आत्मा वाला प्रकाश है उसको सत्व बोलते बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि और पुरुष जो होता है हैं। वो अन्यता, अन्यता क्या होता है? अलग अलग है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुरुष तो अकेला ही है, और सत्व किसके अंदर आता है? प्रकृति के अंदर आता है। तो जब प्रकृति और पुरुष अन्य अलग अलग हैं, यही बात तो हम डे 1 से, पहले सूत्र से कहते आ रहे हैं ना, तो यही चीज तो है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। तो सत्व और पुरुष अगर अलग अलग है, ये समझ लिया जाए ख्याति मात्र से, केवल समझने से ही, समझने मात्र से ही, जानने मात्र से ही, सर्व भाव, सभी भावों पर, और अधिष्ठातृत्व,
अधिकार हो जाता है। और इसके आगे क्या है, और च, क्योंकि संस्कृत की एक रूल होता है कि दो शब्दों को लिख करके उसके बाद च लिखते हैं। जैसे राम और श्याम अगर उसको लिखना होगा ना, तो राम लिखेगा, फिर श्याम लिखेगा और फिर च लिखेगा। और हिंदी में हम इसको राम और श्याम बोलते हैं, राम और श्याम, ठीक है, ये हम बोलते हैं। इसमें इतना डिफरेंस है। तो यहां पर क्या लिखा, सर्वभाव अधिष्ठात्रम च सर्व ज्ञातृत्वम, ये है। तो जो सत्व पुरुष यानी कि बुद्धि और पुरुष को जो अलग अलग समझता है, अन्यथा ख्याति मात्र से, अलग अलग समझने मात्र से ही सभी भावों का अधिकार उसके ऊपर हो जाता है और सभी चीजों का ज्ञाता बन जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। तो यहां पर क्या हुआ ना कि दो प्रकार की सिद्धियां हैं। कौन कौन सी हो गई? एक तो आपको पुरुष और प्रकृति की भिन्नता जो थी, उसका अलग अलग जो था, भिन्न थे, उसका आपको क्या हो गया, विवेक ज्ञान हो गया। और केवल विवेक ज्ञान होने के मात्र से ही आपको सर्व भावों के आप स्वामी बन गए, सभी भावों पर अधिकार हो गया, भूत पर आपका पूर्ण अधिकार हो गया और आपको सर्वज्ञता भी मिल गई। एक तो चीज मान लीजिए, इस तरीके को आप समझ सकते हैं कि कोई चीज की आपको, मान लीजिए टीवी है, जैसे आपको इच्छा थी कि मेरे पास टीवी हो, मैं उसका मालिक बन जाऊं, ठीक है। अब आप टीवी ले आए घर में, सर्वभाव अधिष्ठात्रम, मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल है ये, टीवी ले आए आप घर में, उसके बाद सर्व ज्ञातृत्वम, अब आपको उस चीज के बारे में ज्ञान भी तो होना चाहिए। आप चीज तो आपके पास आ गई है, लेकिन ज्ञान ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि सर्व ज्ञातृत्वम च, उसके बारे में आपका पूर्ण ज्ञान भी हो जाता है। जैसे ये जो समाधि है, समाधि के द्वारा जब हमें ये स्थिति प्राप्त होती है, तो उस समय योगी को सारे भावों पर उसका स्वामित्व हो गया, उसका अधिकार हो गया, अर्थात जो सारे के सारे गुण थे जो कि कार्य करने का, आरंभ करने में लगे हुए थे, जो कार्य करते हैं ना हम, तो सारे जो गुण हैं जो उसके अंदर लगे हुए थे, वो सारे के सारे एक दास की भांति आपके सब कहना मानने लग जाते हैं कि भाई इसको तो सब पता है, इसके आगे कुछ नहीं चलने वाला, सभी चीजों का ज्ञान है उसको कि कितनी कौन सी चीज किस मात्रा में करनी है तो क्या हो जाएगा। तो सारे के सारे भाव जो है उसके सामने आ जाते हैं। तो भूत वर्तमान भविष्य जितनी भी अवस्थाओं में कोई भी चीज है। हाँ जी रुचि जी। मैंने भाव से क्या मतलब, मैम भाव का बताइए। सर्व भाव मतलब सारे भाव हो गए इसमें, चाहे आप भूतों की बात कर लो, भूतों में भी आप और अंदर चले जाओ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो भी चीजें हैं, इन सभी का जो एक नेचर है, भाव है, उन सब के आप मालिक बन जाते हो। क्योंकि आपने इससे पहले क्या कर लिया, भूत जय भी कर लिया, इंद्रिय जय भी कर लिया, यानी कि आपने सूक्ष्म रूप से भी उन पे अधिकार कर लिया है और स्थूल रूप से भी अधिकार कर लिया है, ठीक है। तो उन सब चीजों के आप मालिक बन गए ना, अधिष्ठात्र, अधिष्ठात्र का मतलब ही मालिक होता है। तो सारे के सारे जो भाव थे किसी भी तरह के थे, वो चाहे वो स्थूल रूप में थे चाहे सूक्ष्म रूप में थे, उनके आप मालिक बन गए हो और उनके बारे में आप सब कुछ जानने लगे हो, ठीक है रुचि जी। जी मैम जी। इसके बाद 50वां क्या कह रहा है सूत्र, 50वां कह रहा है कि तद वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। तब, तद का मतलब तब, जो पहले के सूत्र में आया था कि जो पुरुष और बुद्धि का जो भेद है, उसको जब हम समझ लेते हैं कि ये अलग अलग होता है, और इसका जब हमें विवेक ज्ञान हो जाता है, कंचन जी आप यहां से चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार आपने क्वेश्चन पूछा था ये कि विवेक ज्ञान और इसके आगे का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो चीजें क्या है कि पुरुष और बुद्धि का जब हमें भेद करना हमने स्टार्ट कर दिया है, विवेक ज्ञान इतना आ गया है अंदर कि हमें लगा है कि भी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और फिर हमने संपूर्ण भूतों पर अधिकार किया, फिर सर्वज्ञ हो गए,
स्टेप बाय स्टेप है ये सब चीजें। इसके बाद जब हम सर्वज्ञ हो जाते हैं, अलग अलग भिन्नता का ज्ञान हो गया, फिर हमें वैराग्यात, नेक्स्ट स्टेप, तो हम उससे वैराग्य कर लेते हैं, क्योंकि हमें अलग भिन्न भिन्न का ज्ञान हो गया कि भाई ये तो अलग चीजें हैं। तो समाधिपाद में क्या कहा था, वैराग्य को 2 सूत्रों में बांटा था ना, किस किस में बांटा था कंचन जी, नंबर 1 बताइए। मैम मैं बताऊं, कोई बोल ही नहीं रहा। ना कंचन जी बताएंगे ना। मैम एक बार दोबारा बोलिए। अच्छा, लिख रही थी तो। वैराग्य के, हाँ। नहीं आप लिख रहे थे ऐसा नहीं, क्योंकि ये टाइम पे सिर्फ समझने का होता है और लिखने का डिफरेंट टाइम होगा। मैम आपको वैराग्य के 2 सूत्र बताने हैं कंचन जी। अभ्यास में लग गई। हेलो मैम। वैराग्य, अपर वैराग्य बता दीजिए, चलिए आप। मैं बताऊं? वो जो उसमें था मैम, पहले पाद में स्टार्टिंग का वो पॉइंट नहीं आता। परवीन जी, आनंद अस्मिता रूपा अनुगमात्म। परवीन जी आप बताइए अभी। यस, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और पर वैराग्य कौन बताएगा? जी मैम। परम पुरुष दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा से वंशीकार संज्ञा वैराग्यम। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। उसके बाद कौन बता रहा था अभी इससे पहले? परम पुरुष ख्यातर गुण वै तृष्णियम। बहुत बढ़िया मीना जी, बहुत बढ़िया। मैंने सही बता दिया आज। आपने सही नहीं बताया है, उन्होंने सही बताया। मैंने वो अपर वैराग बताया, अपर वैराग बताया था मैम मैंने वो। तो मैंने तो पर पूछा था ना। वो तो मैम तीनों प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव, वो तो अभी बताया, वही डेफिनेशन में बोल था मैम। तो अभी कहने का मतलब ये है कि जो वैराग्य की जो हमारी परिभाषाएं थी, पर वैराग्य और अपर वैराग्य, ठीक है ना। अपर पहले आता है क्योंकि हमारी सीढ़ियां नीचे से ही शुरू होती हैं, तो अपर हो गया। यहां पर जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो वैराग्य हमें किससे लेना होता है? ये जो वैराग्य है, संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत जब हम आते हैं तब हमें वैराग्य की जरूरत पड़ती है ना। और असंप्रज्ञात में तो हम सब कुछ वैसे ही त्याग चुके होते हैं, है ना। तो जो हमें वैराग्य हो गया है उसकी बात कर रहे हैं। जब हम तृष्णा से रहित हो जाते हैं, वैराग्य से रहित हो जाते हैं, वैराग्य के साथ हो जाते हैं, तृष्णा का जब हम परित्याग कर देते हैं तो गुणों से भी परित्याग हो गया। फिर क्या होता है? तदपि, मतलब तब वैराग्यातपि, तब दोष बीज क्षय कैवल्यम। कैवल्यम तो हो ही जाता है, लेकिन हमें करना है ये वाला दोष बीज क्षय। जो दोष का बीज है, दोष क्या होता है? जो बीज अंकुरित हो सकता है, उस बीज को हमें क्षय करना है। क्योंकि अंकुरित कौन सा होगा? जिसके अंदर कुछ ना कुछ आपका विषय बाकी होगा, तृष्णा बाकी होगी, गुणों का अभी खत्म नहीं हुआ है। चाहे सत्व गुण ही है आपके अंदर तो भी वो दोष है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आपका अगर कोई भी कर्म अगर हावी होने लगे तो सत्व गुण में कमी आने लगेगी और आपके रजोगुण बढ़ने लगेंगे, तमोगुण बढ़ने लगेंगे, यानी कि वो अंकुरित हो सकता है। इसीलिए जो दोष बीज होता है उसका क्षय करना है। जब तक उसका क्षय नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उसका क्षय करना है, उसको तोड़ना है हमें, तब हमें कैवल्य की प्राप्ति होगी। मैम ये जो वैराग्य आपने कैसे इंटरलिंक किया? मतलब मेरा कैसे वही इंटरलिंक कैसे किया? नहीं, बिल्कुल। जब हमने 49 वाले सूत्र में देखा ना कि जब सत्व का यानी कि बुद्धि और पुरुष को हमने भिन्न भिन्न देख लिया, समझ लिया, ख्याति मात्र, ठीक है ना। अब जब हमें पता लग गया कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर मेरा भौतिक है, ये यहीं रह जाना है, आत्मा ख्याति सफर मतलब करती है। ज्ञान हो जाना। हाँ, ख्याति ज्ञान हो जाना। ख्याति मतलब वही विवेक ज्ञान जब जागृत हो जाता है तब इन चीजों की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है। फिर हम सभी भावों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि भूत का मतलब है कि हमें पता है कि भाई हमें इन विषयों में नहीं फंसना है, ठीक है ना। तो हम अपने मालिक खुद बन जाते हैं, दूसरे विषयों के अंदर नहीं फंसते हैं। सभी चीजों का ज्ञान जो हो गया ना हमें कि भाई ये तो आत्मा का सफर है, अगर हम इस वे में लें, क्योंकि हमें तो साथ साथ ना
सूत्रों की व्याख्या के साथ साथ हमें सीक्वेंस बना करके याद भी रखना है। ठीक है, तो यहां से आपका वैराग्य की बात आती। तद उसके बाद वैराग्यात, वैराग्य करके, वैराग्य कौन से किए हमने? अपर वैराग्य, और उसके बाद पर वैराग्य के अंदर एंट्री करी, क्योंकि पर वैराग्य ही हमारा दोष का बीज क्षय करेगा, फिर कैवल्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, 51 वाले में आज पूरा करा दे क्या? तो मैम मतलब कि जो वैराग्य दृष्टानुश्रविक वाला जो है वो, और तत्परम पुरुषार्थ, मतलब जो हमने पर और अपर जो वहां से पढ़ा था उसको यहाँ पे जोड़ा है। वैराग्य तो वही होता है ना कंचन जी, वैराग्य का मतलब यही होता है जो हमने वितर्क विचार आनंद अस्मिता की जो सीढ़ियां क्रॉस करी थी, उसके बाद जो हमने गुण धीरे धीरे करके हमारे तमोगुण और रजोगुण को कम किया था ना, सत्वगुण को बढ़ाया था आगे, सत्वगुण का आलंबन लेकर के, तो वो सारे के सारे वैराग्य के अंतर्गत तो आते हैं। जब भी आप कभी भी वो करोगे, अभ्यास करोगे किसी भी चीज का, जब आप अभ्यास करते हो ना कि आपको योग मार्ग में आगे बढ़ना है, तो योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जाहिर सी बात है आप कुछ तो स्वाध्याय करोगे, करोगे ना। जब आप स्वाध्याय करोगे और किन्हीं संत की आप पुस्तकें पढ़ोगे, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होंगी जो आपको प्रेरित करेंगे कि आप इनको और पढ़ो, आपको इसको पढ़ने से ये होगा। और उसमें जब आप ज्यादा टाइम देने लगते हो, देखो टाइम आपने यहाँ पर अगर ज्यादा दिया तो ऑब्वियस है कि आपका जो दूसरे टाइम है वो कम होंगे ना, क्योंकि दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं। जब आप यहाँ पर टाइम दोगे तो ये तो घटेगा ना टाइम, दूसरा जो हम कहेंगे अपना फ्रेंड सर्कल का टाइम लगा लो आप, ठीक है ना। पढ़ाई का टाइम है जी। ये टाइम तो घटेगा कि नहीं घटेगा, है ना। तो होगा मैम। इसीलिए, हाँ इसीलिए जब भी आप वैराग्य करोगे अभ्यास के द्वारा, तो आपका तृष्णा तो घटती जाएगी ना। हाँ मैम। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल चीज है, इसीलिए यहाँ पर वैराग्य की बात आई है कि जब आप ये वाली चीजें जान जाते हो कि ये सब तो अस्थाई है, हमारा तो ये छोटा सा सफर है जो हम इस दुनिया में है, तो फिर वैराग्य अपने आप आ जाता है कि किसी चीज को दिल से लगा के नहीं रखना है ना। तब ही जो दोष के बीज हैं वो क्षय हो जाते हैं, फिर कैवल्य मिल जाता है। अब यहाँ 51, 52, 53, 54, 55 5 सूत्र हैं, करें क्या आज? अब काफी है मैम, याद नहीं करनी है। कल सुनाने का है।